जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जाओ फान और बागियो को दो मूर्तियां दिखाई देती हैं जो इनके भगवान की हैं। बागियो इन्हें ग्रीट करती है और इनकी इबादत करने लगती है, लेकिन जाओ फान को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था और वो आसपास जब देखने लगता है तो दीवार पर उसे कुछ लिखा हुआ दिखता है। स्वर्ग और धरती निर्दयी है, यहाँ के क्रिएचर्स कुत्तों की तरह ट्रीट किए जाते हैं। जाओफान को कुछ समझ नहीं आता और बाकी वो आसपास खजाने को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। और तभी एक शेल्फ को खोलने पर वहां से कई सारे स्पिरिट्स निकलकर बागी पर हमला कर देती हैं और अब वो दोनों स्पिरिट से लड़ने की कोशिश करने लगते हैं। ये एंशिएंट कॉर्प्स पॉइजन है जो कि ट्रेजर को बचाने के लिए कोई सीक्रेट टेक्निक है। अब वो इनको खत्म करके शेल्फ को पूरा खोल देते हैं और उन्हें वहाँ एक रिंग मिलती है और वो बाकी समझ जाती है कि ये मैडम जिंगलिंग की इकाशिया बेल है। जाओफान को बेल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बागी उसे समझाती है कि ये कोई नॉर्मल बेल नहीं है। जिनलिंग इकाशिया फैक्शन की फाउंडर थी और वो काफी वाइज और इंटेलिजेंट थी। जो इकाशिया बेल्ट उसने बनाई वो काफी ज्यादा ताकतवर है और ये ह्यूमन के माइंड तक को कैप्चर करने की ताकत रखती है। जाओफान समझ गया है कि ये इविल डेमन मेथड है, और लेकिन ये बेल फिर यहाँ ब्लड रिफाइनिंग हॉल में क्या कर रही है। थोड़ा सोचने पर बागियो समझाती है कि जिनलिंग और ओल्ड मैन हेक्सन पत्नी पत्नी थे और वो मिलने आते थे, जिस वजह से ये बेल यहाँ रखी गई है। ब्लड रिफाइनिंग हॉल और एकाशिया फैशन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन क्लैंस थे, लेकिन ओल्ड मैन हेक्सन और जिनले के शायद नाजायज संबंध थे। ओल्ड मैन हेक्सन ने मरते दम तक इन बेल्स की रक्षा की, जिस वजह से 800 साल बाद भी ये एकदम सलामत है। अब जाओफान को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये दुख भरी पोइट्री वॉल्स पर उन दो आशिकों ने ही लिखी है। वो फिर अब उस पोइट्री को पढ़ने चला जाता है और जैसे ही वो उसे छूता है उसके अंदर से होली फायर निकलने लगती है और एक बड़ा सा हाथ निकलकर जाओफान पर हमला कर देता है और फिर अचानक खुद अपने आप अंदर भी चला जाता है और वहाँ कुछ लिखने लगता है। ये हेवनली बुक है और हेवनली बुक के अंदर होली टीचिंग्स के होली वर्ड्स लिखे हुए हैं। जो भी इनके सुपरनैचुरल पावर्स हैं वो इन्होंने हेवनली बुक से ही सीखे हैं। अब जाओफान उसे पढ़ता है और उसमें काफी अटपटी सी लाइंस और मंत्र लिखे थे, जैसे धरती और स्वर्ग अनंत समय तक आगे बढ़ सकते हैं, जिसका यूज करके जीवन को लंबा बनाया जा सकता है। वो इन सभी को पढ़ने लगता है और फिर एकदम चौंक कर कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो फिर और ध्यान से पढ़ता है और उसे समझ आ जाता है कि ये तो हाईएस्ट ऑर्डर बुद्धिज्म के श्लोक हैं। ये यहाँ क्या कर रहे हैं। आखिर बुद्धिस्ट का सुपरनैचुरल पास और डेमोनिक कल्टीवेशन से क्या लेना देना है। जाओफान को कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हेवनली बुक्स ऑफ टीचिंग्स बुद्धिज्म्स वे ऑफ टीचिंग से काफी सिमिलर है, लेकिन ऐसा आखिर क्यों है। असल में बागियो उस क्लैन से है जो डेमोनिक कल्टीवेशन करते हैं और हेवनली बुक्स बागियो के इंसेस्टर्स की हैं। मींस ये बुक डेमोनिक कल्टीवेशन से रिलेटेड है, इसलिए इसको बुद्धिज्म से सिमिलर पाकर वो सदमे में है। वही सीनियर लू और बाकी सभी सेक्ट के अंदर लौट गए थे और सीनियर लू को जाओफान की काफी ज्यादा याद आ रही थी, क्योंकि वो उसे वहीं छोड़ आई थी। उसकी साथी उसे समझाती भी है कि तुम चिंता ना करो, हम सर्च टीम को वहां भेजकर पता लगाएंगे, लेकिन फिर भी उसे काफी ज्यादा गिल्ट हो रहा है। वही बागियो अपने गॉड ऑफ इविल की इबादत ही कर रही है और कह रही है कि क्या आप अपने भक्तों को यहाँ से बाहर नहीं निकालोगे। जाओफान बागियो से कहता है कि अगर मैं तुम्हारा खाना ना खाता तुम थोड़े और दिनों तक जिंदा रह पाती। बागियो कहती है कि आखिर और 7 दिनों तक जिंदा रहकर मैं करती भी क्या तुम्हें मरने से डर लग रहा है। जाओफान कहता है कि मेरी कोई फैमिली नहीं, आखिर भला मैं क्यों डरूंगा, लेकिन तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें यहाँ जिंदा रहकर बाहर निकलने का कोई ना कोई अवसर ढूंढते रहना है। बागियो कहती है कि क्या तुम अपनी सीनियर लू से नहीं मिलना चाहते हो। सीनियर लू का नाम सुनकर जाओफान शर्मा जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि शायद इन दोनों का आगे जाकर हमें कुछ एक साथ दिखाया जाएगा। बागी उसके पास आकर अपना चाकू देती है और कहती है कि तुम मुझे मारकर मेरा फ्लैश खा लो, जिससे तुम जिंदा रह सको। ये सुनकर जाओफान गुस्से में उसे मना करने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हारे डेमोनिक कल्टीवेशन में यही सब सिखाते हैं। फिर बाकी खुद सुसाइड करने की कोशिश करने लगती है और कहती है कि आखिर तुम्हें दिक्कत क्या है, तुम्हारा मिशन तो डेमन और उनकी पावर को खत्म करना ही है, तो तुम एक तरह से एक डेमन को ही मार रहे हो। ये बात सच भी है कि बागियो इविल प्रैक्टिशनर है, लेकिन जाओफान ऐसे ही किसी छोटी लड़की को नहीं मार सकता है। जाओफान उसे धक्का देकर फाइनली रोक ही लेता है। वहाँ सिचुएशन बहुत गर्म हो जाती है
और इमोशनल हुई बागी उसे अब अपनी स्टोरी बताती है कि जब वो 6 साल की थी तो तब वो अपनी माँ के साथ अपनी ग्रैंडमदर को देखने गई थी। ना जाने तुम्हें बुद्धिस्ट टेम्पल में सच्चाई और धर्म का रास्ता कैसे सीखने को मिलता है, क्योंकि जब मैं अपनी माँ और दादी के साथ वहाँ गई तो तभी से मेरी जिंदगी नर्क बन गई। वहाँ एक इविल मॉन्क जिसका नाम पोफैंग है, उसने बुद्धास गोल्डन फ्लो हम पर फेंक कर मारा, जिससे लुयू केव कोलैप्स हो गई और हम उसमें फंस गए। दादी काफी ज्यादा सीरियस हो गई और जल बसी। मैं काफी डर गई थी। मेरी मॉम मुझसे कहती रही कि मुझे यहाँ से जिंदा निकलना ही होगा, फादर यहाँ हमें बचाने आते ही होंगे। कई दिन बीत गए और मुझे काफी भूख लगने लगी तो मेरी माँ ने अपना दिल निकालकर अपना फ्लैश मुझे खाने को सौंप दिया। मैं अपनी माँ की मृत्यु का कारण बन गई और इसका गिल्ट मुझे आज तक है। ये सोचकर वो फिर रोने लगती है और ज़ाओफेन उसे संभालने की कोशिश करता है। वो और भी बताती है कि फिर मेरे पापा उसी दिन आ गए थे और मॉम को मरा हुआ देखकर उन्होंने मुझे काफी डांटा और वो मुझे भी मारने पर उतर गए। मेरे खुद के पापा मुझसे नफरत करते हैं। ज़ाओफेन उसे गले से लगाकर चुप कराने की कोशिश करने लगता है। अब बागियो अपनी डेमनिक गॉड्स की इबादत फिर से करने लगती है क्योंकि उसे और कुछ समझ नहीं आ रहा था और किसी तरह की पूजा करने के बाद वो अपना खून उन्हें भेंट करने लगती है। वहाँ ज़ाओफेन उसे रोकने की कोशिश करता है और इस चक्कर में दोनों का खून निकलकर नीचे किसी चीज पर गिर जाता है और तभी वहाँ एक कविता प्रकट हो जाती है और उसको पढ़कर उन्हें समझ आ जाता है कि यहाँ का एग्जिट कर्स ऑफ लव से कैप्चर था। वहाँ उन्हें बेल्स की रिंग्स आकार दिखाई देती है और वो फिर तुरंत रिंग्स को उसमें रखते हैं और वहाँ अब एग्जिट खुलने लगता है। वो जगह तबाह होने लगती है और ज़ाओफेन तुरंत बागियो को लेकर वहाँ से निकल जाता है और फाइनली वो लोग इस गुफा से बाहर आ चुके हैं। वो वहाँ शिकार करके सबसे पहले खाना खाते हैं और वो काफी ज्यादा खुश हैं, लेकिन बागियो को उदासीनता ने चारों तरफ से अभी भी घेर रखा है। ज़ाओफेन उसके हाथ को देखता है क्योंकि उसका हाथ गलती से जल जाता है। वो फूंक मारकर उसे राहत दिलाता है और बागियो को काफी अच्छा लगता है और फिर वो खुश होकर खाना खाती है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।